अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, MRM वेब डिज़ाइनिंग स्कूल की क्लास 2 में खुश आमदीद। वेल व्यूवर्स, लास्ट क्लास में क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था डोमेन्स का, होस्टिंग का, कि डोमेन्स क्या होती हैं, होस्टिंग क्या हैं। और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे वेब डिज़ाइनिंग के कंपोनेंट्स का, एक वेब के कंपोनेंट्स का, और वेब डिज़ाइनिंग वेब को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें दरकार हों, जिनकी मदद से हम लोग ईज़िली एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज क्लास में वो डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब कंपोनेंट्स का। हमारे पास वेब कंपोनेंट्स जो कि दरकार होते हैं वेब को क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज, डोमेन नेम्स, यूआरएल्स एंड आईपीस, एंड फाइनली रजिस्ट्रार्स। तो स्टेप बाय स्टेप इसको चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइंट्स एंड सर्वर्स की। तो बेसिकली जब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं उसके एड्रेस के थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि आप उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल वेब ब्राउज़र की मदद से उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो इसमें कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्हें हम लोग ब्राउज़र्स कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट जो की विंडो जो होती है इंस्टॉल जब हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ब्राउज़र पहले से इंस्टॉल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद मुख्तलिफ कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, फायरफॉक्स, मोज़िला, बिल्कुल सेम है, मोज़िला, फायरफॉक्स, नेटस्केप, ओपरा, अमाया। इसके बाद जो लास्ट टू मैंने जो है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल एंड MSN। बेसिकली ऑल कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, MSN कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑल एंड MSN दोनों ईमेल की सर्विसेज हैं। चूँकि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं इसलिए जो है इन्हें क्लाइंट्स कहेंगे, लेकिन ब्राउज़र इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो राइट साइड के ऊपर जो लिस्ट है वो सर्वर्स की है, अपाची, माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप, ज़्यूस, ऑल सर्वर, AV, जावा वेब सर्वर एंड ओरेकल। ये कुछ वेब सर्वर्स हैं जो कि वेब होस्टिंग कंपनीज जो है प्रोवाइड करती हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं जी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का जो शॉर्ट वर्ड मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं ISP। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर कोई इंसान हमसे कोई सवाल कर ले कि जनाब आपने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपकी ISP कौन सी है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत इजी आंसर है इसका। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि PTCL है, वतीन है, वर्ल्ड कॉल, जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी या इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कंपनी ISP कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं ESP। व्हाट इज़ ESP? जो कंपनी हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम लोग ESP कहते हैं। फॉर एग्जांपल याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल, MSN मेल, रेडिफ मेल, ये तमाम जितनी भी कंपनीज़ हैं ये क्या कहलाती हैं? ESP, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। और बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो कि सर्विस जो कि कंपनीज़ हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो तमाम कंपनीज़ क्या कहलाती हैं? ISP, कनेक्ट क्लाइंट्स टू द इंटरनेट। मतलब कि क्लाइंट्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज इस्तेमाल की जाती हैं? PTCL, वतीन, वर्ल्ड कॉल, वेरिजोन और नेट ज़ीरो। वेरिजोन और नेट ज़ीरो जो है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स, यूनाइटेड स्टेट्स में जो इस्तेमाल होती हैं, इसका दो का मैंने नाम लिखा है, मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वेरिजोन एंड नेट ज़ीरो। इसके साथ ही बेसिक इंटरनेट कनेक्शन होता है, डायल अप, DSL केबल। इसके बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो मैंने बात की, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ESP कहलाती हैं, वो तमाम कंपनीज जो कि हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। वेल इसके बाद बात कर लेते हैं हम वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज का, कि जब हम लोग किसी वेब होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग परचेज करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है ना हमें मिलती हैं, क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। इसमें कनेक्ट्स वेबसाइट्स टू द इंटरनेट, हमें इंटरनेट के साथ वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, पब्लिश करने की, या उसे वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। एक कंप्यूटर होता है, बिल्कुल सेम सर्वर, जिसे हम लोग सर्वर का नाम देते हैं, वेब सर्वर।
इसके अलावा वेब सर्वर का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, फॉर एग्जांपल अपैची, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है वो विंडोज़। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक अलहदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों के वेब वर्जन इंस्टॉल होते हैं वेब सर्वर बनाने के लिए। इसके बाद फायरवॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होगा। आईटी सर्विसेज में बैकअप, ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर रिपेयर वगैरह वगैरह। इसके बाद हमें डिस्क स्पेस चाहिए होती है, जो कि जिसके अंदर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिस्क स्पेस जो है ना हमें मस्ट रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का डेटा वगैरह स्टोर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बैंडविड्थ, कनेक्शन टू इंटरनेट। बैंडविड्थ क्या होती है? देखिए फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि अगर आपकी वेबसाइट में एक सॉन्ग है 10 MB का, तो एक यूज़र आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है और वो 10 MB का सॉन्ग, 10 MB 10 मेगाबाइट का सॉन्ग आपके वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड करता है। तो आपके वेब होस्टिंग सर्विस में आपको जितनी बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड की गई है, फॉर एग्जांपल आपको 1 GB की बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है, आपकी 1 GB में से वो जो 10 MB के सॉन्ग की स्पेस होगी ना, वो माइनस हो जाएगी, वो कट जाएगी। तो बाकी आपकी कितनी रह जाएगी? 990 MB मोस्टली। तो आगे बात कर लेते हैं राउटर्स की और स्विचेस की। राउटर्स एंड स्विचेस बिल्कुल सेम एज इट इज़, इसमें कोई ये अलग सी खौफनाक मशीनें नहीं होती। ये बिल्कुल सेम जो है ना, जैसे कि आप DSL कनेक्शन लगवाते हैं तो आपके ISP जो कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको एक डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी डिवाइस का नाम राउटर या स्विच कहलाता है। इसके बाद ईमेल सर्विस या स्टोरेज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हमें होस्टिंग मिलती है तो इसके साथ ही हमें एक ईमेल सर्वर भी प्रोवाइड होता है। उस ईमेल सर्वर के साथ ही उसकी जो स्टोरेज होती है वो भी हमें प्रोवाइड होती है, जिसके अंदर हमारी ईमेल्स रिसीव होती हैं और ईमेल्स के जो डेटा वगैरह होता है उस स्टोरेज के अंदर सेव होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन नेम्स क्या हैं, URLs क्या हैं एंड IPs। पिछली क्लास भी रिवाइज हो जाएगी। और इसमें डोमेन नेम्स और URL एंड IPs। तो इसमें डोमेन नेम द स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो डोमेन नेम है वो एक स्पेसिफिक एड्रेस है, स्पेसिफिक नाम है, एक यूनिक नेम है एक वेबसाइट का या कंप्यूटर का ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट का, बिल्कुल एक वेबसाइट एक कंप्यूटर की मानंद है ना। तो जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है microsoft.com, तो microsoft.com क्या है? एक डोमेन नेम है। इसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, माइक्रोसॉफ्ट डोमेन का नेम है .com, उसकी एक्सटेंशन कह सकते हैं या TLD.com, /facts.html, फैक्स नाम का एक HTML लैंग्वेज में बना हुआ एक पेज है। और इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस जो दिया जाएगा वो क्या होगा? 192.168.1.1। हर जब आपको एक आपकी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है तो आपके कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जो कि आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं आप अपने इंटरनेट कनेक्शन के स्टेटस को ओपन करके। इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रार्स। रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं? वेब कंपोनेंट्स के रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले अ कंपनी डैट प्रोवाइड्स डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन सर्विस फॉर अ फी, नॉट फ्री, दिस इज़ फी। एक कंपनी जो कि हमें डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर अ फी, एक छोटी सी, एक मामूली सी या एक ईयरली फ़ीस भी कह सकते हैं, कि जो कि हमें सालाना फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें एक डोमेन नेम को रजिस्टर करने के या परचेज़ करने के लिए। इसके बाद मेंटेन डेटाबेसेस विच मैप्स डोमेन नेम्स टू IPs। इसके बाद हमें अपने डेटाबेस को मेंटेन करना पड़ता है, मैप्स डोमेन नेम्स टू IPs। इसके बाद बात करते हैं क्रिएट अ वेबसाइट। एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं? तो सबसे पहले चूज़ अ डोमेन नेम। आपको कोई भी वेबसाइट, स्टेप 1 आपका स्टेप 1 ये है कि आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए
सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर होती है? डोमेन नेम। सबसे पहले आपको डोमेन नेम, आपने जहन में बिठा लिया कि जनाब मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? एक डोमेन नेम को चूज़ करना है। तो डोमेन नेम को चूज़ करने के लिए नेक्स्ट स्टेप्स जो है ना वो मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि डोमेन नेम को कैसे चूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, रजिस्टर विद अ रजिस्ट्रार। आपको अपने डोमेन नेम को चूज़ करने के बाद एक रजिस्ट्रार से डोमेन को रजिस्टर करवाना पड़ता है। द थर्ड स्टेप, चूज़ अ होस्टिंग। तीसरी चीज़, आपको होस्टिंग चूज़ करनी पड़ती है। कंपनी से आपको होस्टिंग कंपनी चूज़ करनी पड़ती है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी डोमेन के लिए होस्टिंग लेते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ है टेल रजिस्टर द आईपी एड्रेस। टेल रजिस्टर द आईपी एड्रेस। जब आप अपनी होस्टिंग चूज़ कर लेते हैं तो आपको आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी आपको 2 नेम सर्वर्स प्रोवाइड करती है, जिसे NS कहते हैं, शॉर्टवर्ड में NS, नेम सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल आपको वही नेम सर्विस आपको आपके डोमेन रजिस्ट्रार को बताने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं कि उसमें जो है ना बिल्कुल सेम आपके IP एड्रेस वगैरह वगैरह होते हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हो अपने रजिस्ट्रार को, अपनी डोमेन को उस होस्टिंग के ऊपर ले जाने के लिए या एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद पांचवी चीज़, आपको क्रिएट अ वेब कंटेंट। आपको वेब कंटेंट की ज़रूरत होती है जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको स्टोर पब्लिश ऑन टू होस्टिंग सर्वर, अपना डेटा वगैरह स्टोर करना होता है। कहाँ पर? आपके होस्टिंग सर्वर के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया हुआ ब्रैकेट में FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। जैसे कहता किसी भी वेबसाइट को एड्रेस एक्सेस करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में उसके URL के स्टार्ट में लगाते हैं HTTP और HTTPS। HTTP क्या है और HTTPS क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके इसी तरह है बिल्कुल सेम FTP, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और उसके बाद 7th जो लास्ट है इसमें, सबमिट न्यू साइट्स टू सर्च इंजन। जब हम लोग पूरी अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल बना देते हैं, तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है ना, हमें सर्च इंजन्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक वो रोड वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी यूज़र्स आते हैं वो तमाम के तमाम मोस्टली 85% सर्च इंजन से विज़िट करते हैं और 15% लोकली, जैसे कि आप पब्लिसिटी वगैरह करते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड वेब डिज़ाइन के। कुछ असूल हैं गुड वेब डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए। ये इसे ज़रूर अपनाइएगा। इसमें सबसे पहले है विजिटर सेंट्रिक, क्लियर पर्पस। उसका मकसद बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाए, और डिस्प्लेस क्विकली कि आपकी वेबसाइट इतनी क्विकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि इसका जो लोड है पेज का बहुत इजीली और बहुत स्पीडली, बहुत क्विकली होना चाहिए। डिस्प्लेस क्विकली, आपकी वेबसाइट विजिटर्स को बिल्कुल क्विकली विद इन सेकेंड्स ओपन हो जाए। इसके बाद ब्राउज़र कंपैटिबल, आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए कि जो आपके ब्राउज़र के ऊपर सूट नहीं करता, जो कि आपका ब्राउज़र उसे एक्सेस नहीं करवा सकता। चौथी चीज़ स्पेलिंग, ग्रामर, राइटिंग। आपकी स्पेलिंग, आपकी ग्रामर, आपकी राइटिंग बेहतर होगी तो विजिटर इम्प्रेस हो सकता है। फिफ्थ आपका सिक्योर। अगर आपकी वेबसाइट कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है या ऑनलाइन कुछ भी क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है तो ज़रूरी है कि वो सिक्योर होनी चाहिए। नंबर 6, अट्रैक्टिव डिज़ाइन हो, इजी टू रीड हो। नंबर 7, नो टेक्निकल प्रॉब्लम, ब्रोकन लिंक्स, बगी स्क्रिप्ट। बगी स्क्रिप्ट मतलब कि अगर कोई आपने फॉर एग्जाम्पल कोई आपने लिंक लगाया हुआ है या कुछ भी स्क्रिप्ट वगैरह जो है ना अंदर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो उसके अंदर बग्स नहीं होने चाहिए। हर चीज़ उस पर प्रॉपर काम करनी चाहिए। कोई भी लिंक ब्रोकन नहीं होना चाहिए। हर लिंक बिल्कुल सेम अपनी प्रॉपर एड्रेस के मुताबिक काम करने चाहिए। उसके बाद सर्च इंजन एक्सेसिबल, आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन ईज़िली एक्सेस कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिंग योर वेबसाइट। क्रिएटिंग योर वेबसाइट में सबसे पहले बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस के। मार्कअप लैंग्वेजेस
इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। इससे पहले कि बात करूं मैं इन लैंग्वेजेस का, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वेबसाइट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देखें, सबसे वेबसाइट की सिंपली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक वेबसाइट, द सेकंड वन इज़ डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में और डायनामिक वेबसाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बात करता हूँ स्टैटिक वेबसाइट की। अब स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है? वो तमाम वेबसाइट्स जिसके अंदर यूज़र इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, जिसके अंदर यूज़र अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता, जस्ट वेबसाइट को रीड कर सकता है, ब्राउज़ कर सकता है और जस्ट देख सकता है, वो तमाम वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जिनके अंदर यूज़र इंटरेक्शन होती है, जिसके अंदर यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, यूज़र कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसके अंदर इसकी भी मिसाल मुमकिन है, और जिसके अंदर यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है, तब्दीली कर सकता है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर यूज़र इंटरेक्शन हो, यूज़र भी कुछ कर सके, तो वो जितनी भी तमाम वेबसाइट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? डायनामिक वेबसाइट्स। तो स्टैटिक वेबसाइट की कॉस्ट कम होती है, डायनामिक वेबसाइट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। और इसके बाद हम अपना टॉपिक जो है ना कंटिन्यू करते हैं कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेजेस। अब इसमें डायनामिक वेबसाइट की लैंग्वेजेस कौन सी हैं और स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मार्कअप लैंग्वेजेस। ये तमाम वो लैंग्वेजेस हैं जो कि स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले नाम लिखा हुआ है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट है DHTML। DHTML स्टैंड्स फॉर डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद है XSLT एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट। इसके बाद मज़ीद आगे इंशाल्लाह जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात कर लेता हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। जिस लैंग्वेज को मोस्टली CSS इस्तेमाल होती है दोनों स्टैटिक वेबसाइट में भी और मोस्टली डायनामिक वेबसाइट में भी। तो इस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? स्टैटिक वेबसाइट कैस्केडिंग स्टाइल शीट। द नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल तमाम वो लैंग्वेजेस जो कि डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या वेब सर्वर लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, या इसे वेब सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं। इनमें तमाम वो लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पर्ल, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP, JSP। ये तमाम वेबसाइट्स, ये तमाम लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। इसके बाद वेब क्रिएशन एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या उन वेबसाइट्स को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके कुछ चंद के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। नोटपैड है, फ्रंट पेज है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, कोड फ्यूजन, फ्लैश, हॉट मेटल, साइट बिल्डर वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं HTML लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज HTML। अब HTML ड्राइव कहाँ से की गई है? HTML ड्राइव फ्रॉम HTML। HTML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसमें HTML के कुछ फंडामेंटल्स हैं। क्लियर टेक्स्ट, केस इनसेंसिटिव। इसके बाद इग्नोर वाइट स्पेस। आप लैंग्वेजेस की कोडिंग करते वक्त आप जितनी भी वाइट स्पेसेस होंगी आपने इसको इग्नोर करना है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद कंप्रोमाइज्ड ऑफ टैग्स हैं। इसके बाद ओपन टैग्स एंड क्लोज टैग्स हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ओपन टैग्स की कि ओपन टैग्स क्या होते हैं। देखिए, HTML लैंग्वेज में जब हम कोई भी ओपन टैग पुट करेंगे तो ये बात बिल्कुल बजा है कि हम लोग इसका क्लोज टैग भी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, नोटपैड। ये सॉफ्टवेयर है, वेब एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
इसमें कोडिंग स्टार्ट करूँगा HTML की। तो कभी भी HTML लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट को क्रिएट करने सबसे पहले हम अपने एडिटर में एक टैग पुट करते हैं HTML। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि HTML जो मैंने लिखा है क्या वो मैं हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखूँगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे, जैसे आपको पसंद हो। तो HTML का टैग ओपन करने के बाद ये ओपन टैग है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइन 1 है या 2 है, या मैं जितनी भी लाइनें छोड़ कर किसी भी लाइन पर मूव कर जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। तो HTML का टैग मैंने ओपन किया, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी HTML लैंग्वेज में जब हम किसी भी चीज़ का ओपनिंग टैग ओपन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ को क्लोज़ करने के लिए उसका क्लोजिंग टैग भी मौजूद होता है। तो किसी भी चीज़ का क्लोजिंग टैग लगाने के लिए बिल्कुल सेम वही टैग, बिल्कुल सेम, और उसके साथ में स्लैश HTML एंड HTML बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर HTML का जो वर्ड लिखा हुआ है उससे पहले मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश पुट किया हुआ है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये हमें इंडिकेट करता है कि जो टैग है ये क्लोजिंग टैग है। तो HTML का टैग ओपन करने के बाद, ओपनिंग टैग के फ़ौरन के बाद हम लोग एक टैग लगाते हैं हेड का, और हेड के टैग के दरमियान एक टैग लगता है टाइटल। टाइटल का जो टैग है वो एक ही लाइन में होता है, मतलब कि एक ही लाइन में उसका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में हम लोग अपने पेज का टाइटल जो है ना वो पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ माय फर्स्ट HTML पेज। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टाइटल टैग क्लोज़ कर देता हूँ। टाइटल टैग क्लोज़ करने के बाद मेरा हेड के टैग का काम ख़त्म, इसमें मैं अपना हेड का टैग भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब हेड के टैग क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा बॉडी टैग। और बल्कि बॉडी टैग को स्टार्ट करने से पहले हम इसको सेव करते हैं, फाइल को। फाइल सेव एज़, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। यहाँ पर कोई भी नाम दूंगा, हमेशा याद रखिएगा अगर मैं फ़ाइल को कोई नाम दे रहा हूँ तो कोई भी नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट .html, ये जो मैंने नाम दिया है फ़ाइल के नेम में .html, ये इस फाइल के टाइप की एक्सटेंशन है। जब तक मैं अपना फ़ाइल के साथ फ़ाइल की एक्सटेंशन जो HTML है वो नहीं दूंगा, तब तक ये जो मेरा पेज है, ये जो मेरी फ़ाइल है, ये जो मेरी कोडिंग है HTML की, ये मेरे ब्राउज़र में काम नहीं करेगी। ये जो मेरा पेज है, ये HTML पेज, ये एक वेब पेज नहीं बनेगा जब तक मैं इसका फ़ाइल के नेम के साथ डॉट डाल के इसकी एक्सटेंशन .html नहीं लिखूँगा तब तक। तो मैंने डेस्कटॉप पर इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर देखता हूँ, और इस पर डबल क्लिक करके इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ब्राउज़र में मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है डेस्कटॉप पे HTML का पेज, और इसके जो टाइटल हेडिंग बार है, टाइटल बार है, इसके ऊपर मुझे शो हो रहा है माय फर्स्ट HTML पेज, जो कि मैंने इसकी कोडिंग करते वक्त आपको दिखाया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी नोट पैड में इसको ओपन करता हूँ, और इसमें देखें यहाँ पर जो मैंने टाइटल दिया हुआ है बिल्कुल सेम वही टाइटल मेरे ब्राउज़र में शो हो रहा है। मेरे ब्राउज़र में वही टाइटल बिल्कुल शो हो रहा है। और इसके बाद मैं अगर चाहूँ तो इसके बॉडी का टैग स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, और बॉडी के टैग में मैं कुछ भी पुट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैं बॉडी का टैग मस्ट टैग के क्लोज़ भी करूँगा अगर मैंने ओपन किया है तो। इसके बाद सेव, और इसी को ही रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए मेरे पेज के जो बॉडी एरिया है उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल यकीनी है कि HTML की कोडिंग में जो चीज़ आप बॉडी के टैग के दरमियान लिखोगे, जो चीज़ आप बॉडी के टैग के दरमियान लिखोगे,
वही चीज़ बिल्कुल पेज के बॉडी एरिया में, पेज के जो वाइट एरिया है इसमें शो होती है। आप हेड के टैग में कुछ भी लिखो वो आपके बॉडी में कभी भी शो नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सबसे पहले पेज को, एक वेब पेज है, वेब पेज को सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग को जो है क्रिएट किया। हेडिंग के बाद हम लोग नीचे आए बॉडी एरिया पर। बॉडी एरिया को क्रिएट करने के लिए बॉडी का जो टैग्स होते हैं इसके दरमियान हम लोगों ने कुछ भी टेक्स्ट लिखा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये हेलो वर्ल्ड मैंने टेक्स्ट लिखा, अब मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा गहरा है, या कुछ भी समझ लीजिए, बोल्ड को करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं टैग लगाऊंगा बी का। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। और ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई टैग ओपन होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो क्लोज भी होगा। सेव करूँगा। अब गौर कीजिएगा, मेरा टेक्स्ट है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा गहरा हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया। अब बिल्कुल सेम एक और टैग में पुट करता हूँ आई का। अब आई का टैग क्या काम करता है? इटैलिक का काम करता है, वर्ड को टेढ़ा कर देता है राइट साइड के ऊपर। सेव, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए रिफ़्रेश हो गया। इसके बाद बात कर लेता हूँ अंडरलाइन वाले टैग की। अगर मैं अपने किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टैग में पुट करूँगा यू का। सेव, वो मेरी जो लाइन है, वो जो मेरा वर्ड है वो अंडरलाइन हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद कुछ मैं लाइंस लिखता हूँ 2 से 3। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट लाइन पर एंटर करके आता हूँ और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ हेलो यूनिवर्स, हेलो फेसबुक। तो इसमें देखिए मैंने 3 लाइंस हैं और हर लाइन पर लाइन के ऊपर है, तो इसको मैं सेव करके जो अपने ब्राउज़र पे देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है। कोडिंग के अंदर मैंने हर सेंटेंस को अपनी अपनी अलग-अलग लाइन के ऊपर कोड किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्राउज़र में जब मैं पेज को ओपन करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है हेलो वर्ल्ड, हेलो यूनिवर्स और हेलो फेसबुक एक ही लाइन पे आ रहा है। तो मुझे इन सब को अपने ब्राउज़र में हर एक एक अलग, बिल्कुल सेम जैसे मैंने कोड में लिखा है वैसे बिल्कुल सेम शो करवाने के लिए तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कोड पुट करना पड़ेगा। उस कोड को मैं कहूँगा BR/BR। उसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक का टैग है। अपने वर्ड के जिस लफ्ज़ के बाद आपने लाइन को ब्रेक करवाना है, बिल्कुल सेम उसी जगह के ऊपर आप लोग ब्रेक का टैग पुट कर देंगे। क्लोजिंग टैग इसका, नॉट ओपनिंग टैग, जस्ट क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग का आपको पता है ना, जो इशारा होता है वो क्या होता है, तो टैग के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश आती है। ओके फाइन, इस पेज को मैं क्लोज़ करता हूँ और आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टेप 1 से पेज क्रिएट करना सिखाता हूँ। जैसे कि मैं न्यू, डेस्कटॉप के ऊपर आइए, न्यू, यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, इसके ऊपर डबल क्लिक। इससे पहले कि आप इसमें कुछ लिखें, कुछ पुट करें, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा डेस्कटॉप के ऊपर, कोई भी फाइल का नाम और फाइल के नाम के बिल्कुल बाद .html। ये मेरे पास फाइल सेव हो गई। राइट क्लिक, इसको मैं ओपन विद नोटपैड, या नोटपैड तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, एडिट विद नोट++ इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने बिल्कुल सेम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद, यहाँ पर आपका नोटपैड आ रहा होगा, उसमें आपने जो है इसको ओपन कर लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरह ही आ गया। अब यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिखनी है अपनी, इसमें मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले
चूँकि HTML लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले HTML लैंग्वेज का ओपनिंग टैग, ये जो ब्रैकेट मैंने पुट की है HTML के बिल्कुल, इसे एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है। HTML, इसके बाद इसका हेड का टैग, और हेड के टैग में टाइटल का टैग हमेशा हेड के टैग के बिल्कुल दरम्यान में आता है। यहाँ पे हेड का टैग क्लोज। उसके बाद जैसे ही हेड का टैग क्लोज करते हैं तो फ़ौरन हम लोग बॉडी का टैग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइन को ब्रेक करवाता हूँ और नेक्स्ट लाइन के ऊपर आके कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बिल्कुल दोबारा से लाइन को ब्रेक, उसके बाद मेरा बॉडी एरिया ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैं बॉडी के टैग को क्लोज़ कर दूँगा। और एंड में अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा टैग ओपन है और कौन कौन सा क्लोज़ हो चुका है। देखिए, हेड का टैग है, ओपन भी है, क्लोज़ भी है। बॉडी का टैग ओपन भी है और क्लोज़ भी है, लेकिन HTML का टैग मैंने ओपन किया है लेकिन क्लोज़ नहीं किया। तो HTML का जो टैग है वो बिल्कुल पेज के एंड में, जहाँ पर मेरी HTML की कोडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और उसको सेव करके मैं यहाँ से बिल्कुल डेस्कटॉप से पेज को ओपन करता हूँ। तो देखिए माय वेब पेज, और यहाँ पर मेरे पेज का टेक्स्ट जो हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा से क्लास 3 में कुछ मज़ीद टूल्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।